ये है क्लास 11 का अकाउंटेंसी चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग और बिजनेस के काम को समझने से पहले कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग है जिसको हम समझेंगे, उसके बाद जाकर अकाउंटिंग का काम करेंगे। अकाउंटिंग का काम करने से पहले आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, जैसे कि एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। ऐसे ही कुछ डिफिनेशन है, उसको हम थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। इसके बाद हम लोग सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को, जैसे कि पहला है एसेट। एसेट क्या होता है? उसके लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर एसेट, एसेट का मतलब होता है संपत्ति। कोई भी संपत्ति, जैसे कि बिजनेस का संपत्ति होता है, या फिर किसी बिजनेस का हो गया, या फिर किसी अदर इंडिविजुअल का संपत्ति होता है, तो उसे एसेट कहते हैं हम। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है एनी रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पास जो भी रिसोर्स है जिस पर वो अधिकार जमाता है और वो कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाएगा? उस बिजनेसमैन का एसेट, यानी कि बिजनेसमैन का वो संपत्ति है, जितना भी रिसोर्सेज है वो संपत्ति कहलाएगा, और उस पर केवल उस बिजनेसमैन का अधिकार होगा। आगे यहाँ पर एक और लिखा गया है एनी रिसोर्सेज डेट आर कन्वर्टेड इनटू कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब है कि जितना भी रिसोर्सेज है बिजनेसमैन के पास, ये मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जितना भी रिसोर्सेज है बिजनेसमैन के पास जिसे वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, कैश में अगर उसे कन्वर्ट कर सकता है तो वो क्या कहलाएगा? वो उसका संपत्ति कहलाएगा, एसेट। एसेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो संपत्ति, यानी संपत्ति दो तरह का होता है। एक होता है नन करेंट एसेट और एक होता है करेंट एसेट। देखो पहले नन करेंट एसेट को समझते हैं। नन करेंट एसेट आर दोज एसेट विच आर स्टे विथ बिजनेसमैन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट फॉर सेल। यानी कि नन करेंट एसेट, आप सबसे पहले इसके ये जो मीनिंग लिखा हुआ है नन करेंट, आप इसको समझो कि नन करेंट एसेट से क्या कहना चाह रहा है। ये देखो यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा गया है उस ऐसा संपत्ति, ऐसा एसेट जिसको विच आर नॉट स्टे विथ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग। देखो बिजनेस का ऐसा संपत्ति या बिजनेसमैन का एक ऐसा संपत्ति जो कि बिजनेस के साथ लंबे समय तक रहता है। एक बार उसको अगर बिजनेसमैन खरीद लेता है तो वो एसेट, वो जो संपत्ति है वो लंबे समय तक रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम नन करेंट एसेट। यानी कि एग्जांपल देख लो, मान लो एक लैंड है, लैंड हो गया ज़मीन, अगर जो बिजनेस का ज़मीन है जहाँ पर बिजनेस है वो तो क्या होगा? वो जो है बिजनेस का संपत्ति ही ना कहलाएगा, एसेट है। बिल्डिंग है जहाँ पर जिसमें बिजनेस चलता है वो बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग क्या कहलाएगा? बिल्डिंग एक एसेट हो गया। मशीन्स है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जितने मशीन्स हैं वो एक फिक्स्ड एसेट है, वो उसको बार बार चेंज नहीं किया जाता है। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहता है, पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम तक चलते रहता है। इसलिए मशीन क्या है? एक नन करेंट एसेट है, उसे बार बार बदला नहीं जाता है। एक बार खरीदा गया तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपका चलते रहेगा। एक फर्नीचर आ गया, फर्नीचर भी मान लीजिए हो गया कि आप अपने बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, तो वो फर्नीचर क्या हो गया? एक एसेट में आ गया। उसके बाद एक होता है गुडविल। ये आपको लग रहा होगा कि गुडविल यहाँ कहाँ से आ गया? गुडविल क्या है कि गुडविल का मतलब क्या होता है? मान, प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान। जो बिजनेस का जो प्रतिष्ठा है, मान, सम्मान है, ये भी तो गुडविल है। ये भी एक एसेट है, एसेट की तरह काम करता है, एक संपत्ति है बिजनेस का। नॉन करेंट एसेट को समझने के बाद यहाँ पर करेंट एसेट हम लोग देख लेते हैं। करेंट एसेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म एसेट डेट आर कंपेयर टू कंपनी एक्सपेक्ट टू यूज अप कन्वर्ट इनटू कैश और सेल एज अ विद इन अ सिंगल ईयर। देखो यहाँ पर सिंपल सा यही लिखा गया है कि जहाँ कहीं भी करंट एसेट का बात हो, सबसे पहले ये जान लो, जहाँ कहीं भी करंट एसेट का बात हो तो आप समझ लो कि शॉर्ट टर्म एसेट का बात किया गया है। संपत्ति है लेकिन वो आपके पास शॉर्ट टर्म तक है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई चीज़ बाय करते हो, आपका एक होलसेल का बिजनेस है, आप कुछ बाय करते हो, उस बाय करते हो, एग्जांपल के लिए देख लो, बिल हो गया, स्टॉक हो गया, डेबिटर हो गया, कैश एट बैंक हो गया। इसके बताने के बाद मैं एग्जाम्पल को देखता हूँ। ऐसा कोई बिजनेस का संपत्ति जिसको कि एक साल के अंदर, सिंगल ईयर के अंदर, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर उस जो एसेट है उसको सेल किया जा सकता है। उस एसेट है, वो संपत्ति को हम दूसरे को या बेच देते हैं, तो ये कहलाएगा आपका करंट एसेट में आ जाएगा। सिंगल ईयर, एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मान लो बिल हो गया, स्टॉक हो गया, डेबिटर हो गया, कैश एट बैंक हो गया। ये मैं समझाता हूँ कैसे। बिल क्या होता है? बिल एक वाउचर की तरह काम करता है। आज आपके पास है, कल आपके कस्टमर के पास होगा, ऐसे ही। मतलब वो शॉर्ट टर्म एसेट है। वो लिखा हुआ है बिल में कि हाँ, बिल तो आपको दिखाता है कि आपके पास कितना एसेट है, कितना संपत्ति आपके पास बाकी है, लेकिन बिल आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। बिल को आपको दूसरे पर्सन तक, दूसरे कस्टमर तक शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक मतलब वो सारे गुड्स, मान लीजिए आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हो, होलसेल में आप कोई किराना दुकान का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें क्या हुआ कि स्टॉक, जितने भी आपके गुड्स हैं, जो भी गुड्स हैं, उसको ऐसा थोड़ी ना है कि आप सिंगल एक ईयर के मतलब
ये सालों साल तक आप चलाते रहोगे, ऐसा नहीं है। मशीन थोड़ी ना है कि सालों साल तक चलाते रहोगे। उसे आप जितना चाहोगे कि जितना भी मेरे पास स्टॉक है, जितना भी मेरे पास गुड्स बचा हुआ है, उसको मैं साल के अंदर तक वो ख़त्म कर दूँ, साल के अंदर तक वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आ गया डेबिटर, यानी कि जो आपको कर्ज देता है उसे डेबिटर कहा जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डेबिटर क्रेडिटर क्या होता है, लेकिन डेबिटर यानी कि सिंपल सा यही समझ लो कि जो आपको कर्ज देता है उसे डेबिटर कहा जाता है। और मान लीजिए कोई आदमी आपको आपके बिजनेस के लिए आपको 1 लाख रुपये का कर्ज दिया, तो क्या आप उसका कर्ज 1 साल के बाद चुकाओगे? ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि 2 महीने 3 महीने ऐसे देखा जाता है कि हाँ, आपको 2 महीने में आपको पैसा उस डेबिटर को वापस कर देना है जो कि आप उससे लिए हो, या लेकिन एक सिंगल ईयर 1 ईयर के अंदर तक जो वापस कर दिया वो डेबिटर में आ गया। कैश एट बैंक, आज मान लीजिए आपके पास बैंक में आपका कैश पड़ा हुआ है, कि बैंक में आपका कैश पड़ा हुआ है और एक आपका बड़ा कंपनी है जिसमें आपका मनी का काम पड़ते रहता है, इसीलिए आप बैंक से कैश निकालोगे, जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे, निकालोगे, जमा करोगे, इसीलिए कैश एट बैंक का सिंपल सा मतलब यही है कि वो जो एसेट है जो आपका बैंक में रखा हुआ है, जो आपका मनी बैंक में रखा हुआ है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आप एक बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो तब। नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट को डिस्कस करने के बाद एक हम छोटा सा देखना चाहेंगे कि नॉन करेंट एसेट में 2 टाइप आता है। देखो, नॉन करेंट एसेट हो जाता है टेंजिबल एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और दूसरा हो जाता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ये दोनों क्या है ये हम लोग अच्छे से समझते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर टेंजिबल एसेट एक होता है, इनटेंजिबल एसेट। नॉन करेंट एसेट में दोनों का डिवीजन हो जाता है। देखो, टेंजिबल एसेट मतलब कि देखो, टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि जिसका फिजिकल रूप में आप समझ लो कि जो एसेट आपके बिजनेस में कोई भी एसेट है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ऐसा एसेट कहेंगे, टेंजिबल एसेट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए लैंड हो गया, ज़मीन को हम छू सकते हैं अपने हाथों से, फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो फिजिकली लैंड में आ गया। बिल्डिंग है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मशीन्स है, उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं। प्लांट आ गया, बड़ा बड़ा मशीनरी का प्लांट होता है, आपने देखा होगा। फिर फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को क्या आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, जी कर सकते हो, इसीलिए उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। उसके बाद आपका आ गया एक होता है इनटेंजिबल एसेट। आपको देखो, क्लियर सी बात है कि टेंजिबल में आप उसे फील कर सकते हो, छू सकते हो, लेकिन इनटेंजिबल में क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, आप उसे देख भी नहीं सकते हो और ना ही आप उसे छू सकते हो। देखो, इसका एग्जांपल क्या क्या होगा, और वो बिजनेस का एसेट है, बिजनेस का संपत्ति है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका गुडविल हो गया, एक बिजनेस का गुडविल होता है। जैसे कि गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी एक बिजनेस रन करता है, तो गूगल का एक गुडविल है कि हाँ, मान है, प्रतिष्ठा है कि हाँ, गूगल मेरे को जो भी सर्च इंजन है, जो भी मैं उससे पूछूंगा वो तो हमेशा करेक्ट ही बताता है। ये आपके दिमाग में होता है ना कि हाँ, गूगल हमेशा करेक्ट बताता है, तो उसके आपके और गूगल के प्रति एक मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो होता है बढ़ जाता है। तो गूगल का क्या है? एक गुडविल है। गुडविल एक बिजनेस का गुडविल हो गया। उसके बाद है पेटेंट है, यानी कि लाइसेंस। अगर बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो उसके पहले आपको कोई चीज़ का, जैसे कि बिजनेस का नाम हो गया, बिजनेस का लोगो हो गया, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको पेटेंट कराना पड़ेगा। इसके पेटेंट यानी कि उसके बाद उसका आपको लाइसेंस मिल जाएगा ना, तो अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसके बाद होता है कॉपीराइट। अगर आप यूट्यूब से कनेक्ट हो तो आपको कॉपीराइट बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। कॉपीराइट मतलब कि आपका प्रोडक्ट कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसीलिए ये एक एसेट है, कॉपीराइट एक एसेट है। फिर हो गया एक ट्रेडमार्क। आपका बिजनेस का जो ट्रेडमार्क है, वो ट्रेडमार्क होता है बिजनेस का, वो जो क्या कहते हैं, लोगो हो गया, ये ट्रेडमार्क हो गया। जैसे कि आपके चैनल का, मान लीजिए यूट्यूब चैनल है आपका, उसका लोगो है, तो वो लोगो क्या हो गया? एक ट्रेडमार्क हो गया। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का, वो भी आपका एक इंटेंजिबल एसेट है, जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, इसीलिए वो क्या है? वो इंटेंजिबल में आ गया। टेंजिबल में आप उसे छू सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन इंटेंजिबल में आप उसे बस फील कर सकते हो, देख सकते हो, आपका बस एसेट है, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद देखो, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? एसेट क्या होता है। एसेट के अंदर करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, ये हम लोग ने देखा। नॉन करेंट एसेट में टेंजिबल आता है, नॉन टेंजिबल आता है। एक का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दूसरे को बस हम लोग यूज कर सकते हैं, उस एसेट को ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट आता है हम लोग का टेंजिबल इंटेंजिबल के बाद एक होता है, देखो, नॉन करेंट एसेट में हम लोग ने टेंजिबल इंटेंजिबल को देख लिया, लेकिन करेंट एसेट का भी एक पार्ट होता है। करेंट एसेट का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं लिक्विड एसेट, नहीं तो क्विक एसेट कह सकते हैं। ये बहुत ही रेयरली आपको मिलेगा देखने के लिए, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है, ये हो गया आपका लिक्विड एसेट।
लिक्विड एसेट आर दोज करेंट एसेट विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। एग्जांपल के लिए आप देख लो कि कैश एट बैंक, अगर आपके बैंक में कैश है तो वो आप उसे लिक्विड एसेट का सिंपल सा समझ लो कि वो आपका एसेट है जिसे आप छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसे जब चाहो तब कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली, जब चाहो तब आप उसे कन्वर्ट करते हो कैश में। अगर आपका बैंक में कैश है तो वो आपके पास नहीं है, लेकिन आप जब चाहो तब उसे आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। उसके बाद आप क्या, आपका टेम्प्रोरी इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो आप उसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए हो, आप किसी चीज़ में कंपनी में इन्वेस्ट की हो, तो अगर आप जब चाहो तब आप उसे इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अपने वो जो आपका मनी है उसको। देखो लिक्विड एसेट का एक फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो। एसेट को देखने के बाद हमारा दूसरा आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है ये भी देख लो। लाइबिलिटी से बस इतना समझ लो कि लाइबिलिटी एक बोझ होता है बिजनेस के लिए, एक बोझ होता है। कैसे बोझ होता है देखो, यहाँ पर देखो लाइबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। लाइबिलिटी समथिंग दैट इज़ ओन टू समबडी एल्स। अगर मान लो आप किसी से कुछ लेते हो, आप किसी से कुछ लेते हो तो वो दूसरे का हुआ, आप मुफ्त में उसे ले रहे हो। उदाहरण के लिए मान लो कि आप किसी से लोन ले रहे हो, 1 लाख का लोन लिया आपने किसी से, तो 1 लाख क्या है, 1 लाख क्या है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है, एक बोझ है आपके लिए। लाइबिलिटी एक बोझ होता है। समथिंग आप मान लीजिए किसी से और किसी का दूसरे से किसी का कुछ ले रहे हो तो वो आपके लिए क्या होगा, बोझ होगा, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लोन हो गया, लोन क्या है, एक लाइबिलिटी है। लोन आप बैंक से लेते हो तो उसके आपके ऊपर क्या होता है, एक बोझ होता है कि हाँ मेरे को चुकाना है। उसके बाद आपका हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, ये भी एक बोझ की तरह काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको क्रेडिट पे आपको कुछ गुड्स दिया, आप जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो कि आप होलसेल बिजनेस करते हो, आपने जो प्रोड्यूसर है उससे आपने होलसेल में सामान खरीदा, होलसेल में आपने सामान खरीद लिया, लेकिन आपने क्या किया कि आपने बोला कि पेमेंट मैं बाद में करूंगा। तो पेमेंट मैं बाद में करूंगा तो वो क्या हो गया, वो जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जिसने आपको सामान दिया, गुड्स दिया, वो आपके लिए क्रेडिटर हो गया। उसने आपको क्रेडिट पे गुड्स दिया है, क्रेडिट पे आपको गुड्स दिया है, इसीलिए वो आपको क्रेडिटर हो गया। और इसीलिए वो क्रेडिटर क्या होता है, वो भी आपके लिए लाइबिलिटी होता है। उसके बाद हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपके बैंक में आपका जो है आपका करंट बैंक है, तो उसमें बैंक में से आप क्या करते हो, आपके बैंक में 5,000 रुपया है, लेकिन आप बैंक से हमेशा कनेक्ट रहते हो, लेकिन आपको कभी ज़रूरत पड़ गया आपको 7,000 रुपया का, तो आप 7,000 बैंक से निकाल तो लोगे, 7,000 रुपया बैंक से निकाल लोगे, लेकिन आपके पास है केवल 5,000 रुपया। तो 2,000 कहाँ से आया, 2,000 जो है वो आपको बैंक दे देता है। बैंक को आपको ट्रस्ट होता है, बैंक पे आपको ट्रस्ट होता है, बैंक का जो होता है ना आप पे ट्रस्ट होता है, इसीलिए बैंक आपको 2,000 एक्स्ट्रा भी दे देगा, इसीलिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 2,000 वो है, तो 2,000 क्या कहलाएगा, 2,000 वो ओवरड्राफ्ट कराएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसे आपको कभी ना कभी तो ये चुकाना पड़ेगा ना, और वो एक क्या होता है, लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। सिंपल सा है। लाइबिलिटी आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 टाइप होता है लाइबिलिटी का। पहला होता है इंटरनल लाइबिलिटी। ये बिजनेस का ऐसा बोझ है जिसे बिजनेस को अपने ओनर या एम्प्लॉय को वापस देना होता है। यानी कि सिंपल सा समझ लो कि याद है मैंने एक बार बात कहा था कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस को एक अलग पर्सन के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और जो ओनर होता है, बिजनेस का मालिक होता है, वो एक अलग पर्सन हो गया, और जो बिजनेस हो गया वो अलग पर्सन हो गया। अगर मान लो शुरुआत में जो बिजनेस का ओनर है, मालिक ने बिजनेस में अपना पूंजी इन्वेस्ट किया, तो ये बिजनेस का जिम्मेवारी होता है कि वो बिज़नेस का ये जो बिजनेसमैन, जो ओनर है, जो मालिक है, उसका पूंजी को वापस करे। क्यों वापस करे, क्योंकि दोनों का अगर हम अलग अलग आदमी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं तो बिज़नेस के ऊपर ये लोन कहलाएगा ना, कि वो दूसरे आदमी से, दूसरा यानी सेंस की जो ओनर है, ओनर से वो कर्ज लिया है, कैपिटल, वो कर्ज ही कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टू ओनर, अगर बिजनेस को एक अलग हम पर्सन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, तो बिजनेस जो है वो पर्सन जो ओनर से कैपिटल पूंजी लेता है, तो ये बिजनेस का फ़र्ज बनता है कि बिजनेस वो पूंजी को वापस लौटाए। अगर नहीं लौटाता है तो ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी। बिजनेस के जो अंदर में लाइबिलिटी होता है वो होता है बिजनेस का कैपिटल। उसके बाद है आपका रिजर्व और सरप्लस। सिंपल सा है कि अगर बिजनेस के पास जितना भी रिजर्व में पैसा रहता है, और मान लीजिए उसका जो लोन है क्रेडिटर को चुकाना है, तो ये क्या रहेगा, रिजर्व और सरप्लस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिटर का। लेकिन क्रेडिटर का हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका पैसा चुकाना है, आप इसे लोन लिए हो और आपके पास रिजर्व भी है।
इसीलिए ये दोनों कैपिटल टू ओनर और रिजर्व और सरप्लस दोनों क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी इन द सेंस सिंपल सा आपको वर्ड को देख के पहचानना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इंटरनल मतलब ये बिजनेस के अंदर का बात हो रहा है। बिजनेस का अंदर का जो बोझ होता है, लायबिलिटी होता है, जो बिजनेस उठाकर चलता है, उसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, दो टाइप हमने देखा, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जितना भी बाहर का बोझ है, बाहर का जितना भी बोझ है। एग्जाम्पल के लिए लेंडर से जितना भी उधार लिया है बिजनेस, लेंडर से जितना भी उधार लिया है, उधार देने वाला जिससे उधार लिया है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहेंगे। बिजनेस का बोझ है लेकिन ये एक्सटर्नल है, बिजनेस का नहीं है। उसके बाद हो गया आपका क्रेडिटर, जो आपको लोन देता है। क्रेडिटर आपको गुड्स भी देता है, गुड्स का लोन भी देता है, आपको पैसों का लोन भी देता है। इसीलिए क्रेडिटर क्या हो गया, एक लायबिलिटी है लेकिन एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर का लायबिलिटी है, बाहर का बोझ है, ये अंदर का बोझ है। उसके बाद हो गया ओवरड्राफ्ट मैंने बताया कि अगर आप बैंक से या कहीं और इंस्टीट्यूशन से अगर आप ओवरड्राफ्ट करते हो, आपके मान लीजिए आपके बैंक में 5,000 है लेकिन आपने 10,000 निकाल लिया, तो क्या हुआ, 5,000 जो बचा हुआ है, 5,000 तो आपको आपके बैंक में था, उससे कोई मतलब नहीं है, जितना था आपने उतना निकाल लिया। लेकिन जो आपने ओवरड्राफ्ट किया, यानी कि 5,000 आपके पास था नहीं लेकिन बैंक ने आपको अपने तरफ से वो 5,000 दे दिया, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए 5,000 क्या होगा, वो आपके पास ओवरड्राफ्ट होगा। और वो क्या है, आपका बोझ है, वो कभी ना कभी आपको चुकाना पड़ेगा, इसीलिए एक्सटर्नल लायबिलिटी में आ जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल के बाद देखो, एक्सटर्नल लायबिलिटी की हमने बात किया। एक्सटर्नल लायबिलिटी में दो होता है, दो एग्जांपल देखो, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटी और दूसरा होता है करेंट लायबिलिटी। यानी कि सिंपल सा है, ऐसा लायबिलिटी जैसे कि नॉन करेंट लायबिलिटी को आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ आर दोज डेट लायबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। एक साल से जो ज़्यादा के एक साल के बाद जिसे आपको पैसा चुकाना है, वो आपका नॉन करेंट में आ गया। इसीलिए नॉन करेंट से आप वर्ड से समझो, यानी कि नॉन करेंट, अगर अब आपको अभी पैसा नहीं चुकाना है, नॉन करेंट में आपको पैसा नहीं चुकाना है। एक करेंट होता है लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी में आता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसमें आपको करेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली विद इन अ ईयर। जैसे कि आप बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिए, शॉर्ट टर्म लोन ले लिए, शॉर्ट टर्म लोन जिससे आपको जल्दी से चुकता करना है, तो वो क्या हो गया, करेंट लायबिलिटी में आ गया, जो एक साल के भीतर का होता है। सिंपल सा समझ लो, नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करेंट मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। यहाँ हम लोग का लायबिलिटी कंप्लीट होता है। एसेट और लायबिलिटी कंप्लीट करने के बाद तीसरा हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का इन द सेंस हिंदी में मतलब होता है पूंजी। पूंजी किसका होगा, प्रोप्राइटर का होगा। प्रोप्राइटर यानी बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक। बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं तो बिजनेस का मालिक का संपत्ति। देखो यहाँ पर कैपिटल आर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। सिंपल सा आप बस इतना समझ लो, ऐसा मनी, ऐसा अमाउंट जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, बिजनेस के ओनर के द्वारा किया गया है, उसे क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, पूंजी कहेंगे। द कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी टुवर्ड्स द ओनर। कैपिटल एक लायबिलिटी है। मैंने दोबारा आपको देखो, यहाँ भी मैंने आपको समझाया था कि इंटरनल लायबिलिटी में कैपिटल कैसे लायबिलिटी हुआ। बिजनेस एक अलग होता है और जो मालिक होता है वो अलग होता है। इसीलिए जब शुरुआत में जब बिजनेस में जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जब उसका ओनर पूंजी इन्वेस्ट करता है, तो बाद में जब बिज़नेस ग्रो कर जाएगा तो बिज़नेस को देना पड़ेगा, ओनर को उसका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। इसीलिए बिजनेस के लिए ये एक लायबिलिटी होता है ओनर। इट इज़ सो बिकॉज द ओनर इज ट्रीटेड टू बी सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस से ये अलग है, सेपरेट है। ये वही मैंने बताया। देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ एक फॉर्मूला है, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट में से अगर आप टोटल लायबिलिटी को घटा दोगे, जितना भी टोटल एसेट है आपके पास और टोटल जितना भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी की यहाँ बात हो रहा है, जो बाहरी लायबिलिटी ये वाला एक्सटर्नल लायबिलिटी अगर आप घटा दोगे तो आपका क्या निकलेगा, कैपिटल निकलेगा। सिंपल है। क्या आगे चलकर कैपिटल को दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द फिक्स्ड एसेट। अगर मान लीजिए अगर आप अपने बिजनेस में कोई लॉन्ग टर्म का सामान खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म का ऐसा कुछ मशीन्स खरीद रहे हो, कोई ऐसा मशीन खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, बिजनेस का बिल्डिंग बना रहे हो जो कि आपका फिक्स वहाँ रहने वाला है, फिक्स्ड एसेट है। पूंजी जो आप लगा रहे हो, फिक्स्ड एसेट यानी कि संपत्ति जो आप लगा रहे हो जिसका आप लॉन्ग टर्म तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल में आ गया। और एक होता है वर्किंग कैपिटल, द कैपिटल विच इज़ अवेलेबल फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। मान लीजिए आपका कुरकुरे का फैक्ट्री है, मशीन क्या हो गया, कुरकुरे बनाने वाला जो मशीन है वो हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल, जिसको आप बार बार बदलते नहीं हो, फिक्स रहता है अपनी जगह पे। और एक होता है वर्किंग कैपिटल जो आपका चलते रहता है, जैसे कि कुरकुरे का पैकेट हो गया, कुरकुरे का जितना भी मसाला हो गया, मटेरियल हो गया, वो क्या होगा, वो डे टू डे आपका वर्किंग में चलते रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसे चलते रहता है। सिंपल है। देखो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, ये जो है वर्किंग कैपिटल का बात हो रहा है जो चलते रहता है।
इज़ इक्वल टू करेंट एसेट में से अगर आप करेंट लाइबिलिटी को घटाते हो तो वर्किंग कैपिटल निकलता है। ये जितना भी फॉर्मूला है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको कोई चिंता का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा गया है, कैपिटल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओनर्स इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। ओनर का, जो मालिक का जितना भी हिस्सेदारी होता है बिजनेस में, उसको कैपिटल को क्या कहते हैं? ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं। कैपिटल को नेटवर्थ भी कह सकते हैं या नेट एसेट भी कह सकते हैं, सिंपल है। देखो यहाँ पर कैपिटल को ख़त्म होने के बाद यहाँ पर शुरुआत होता है यहाँ पर एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस यानी कि खर्च, जो इतना भी बिजनेस में खर्च होता है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स द अमाउंट स्पेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। जितना भी पैसा है बिजनेस का, वो अगर आप गुड्स को ख़रीदने में इन्वेस्ट करते हो या कोई भी चीज़ के लिए खर्च करते हो, जैसे बिजनेस में आप खर्च करते हो, बिजनेस के लिए अगर वो सामान को खर्च करते हो तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। कहाँ का? बिजनेस का एक्सपेंसेस। यहाँ देखो, सर्विस फॉर अ पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, और वो खर्च करने के बाद आपको रेवेन्यू जनरेट हो, आपका इनकम आए, आपका पैसा आए आपके पास, तो समझ लो कि वो आप एक्सपेंसेस है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, आपको एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर लिखा है कि एक्सपेंसेस रिड्यूस कैपिटल। अगर आप अपने पूंजी में से गुड्स खरीदने के लिए एक्सपेंसेस में, मतलब गुड्स खरीदने के लिए आप पैसा लगा रहे हो, तो आपका एक्सपेंसेस खर्च होगा कि नहीं होगा? खर्च होगा। जहाँ एक तरफ अगर खर्च हो रहा है तो दूसरी तरफ आपका पूंजी घटेगा, ये सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपका जितना भी गुड बेचाया है तो वो क्या है? वो एक्सपेंसेज आ गया। वेजेस, सैलरी, अगर मान लो आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, तो उन्हें सैलरी दोगे, वेजेस दोगे। तो सैलरी और वेजेस क्या है? ये एक बिज़नेस का खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आपके बिज़नेस है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो आपका ज़रूरत पड़ेगा ही। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा वो कहाँ जाएगा? वो बिज़नेस के खर्च में जाएगा। जितना भी कमीशन है वो कहाँ जाएगा? आप मान लीजिए किसी को कमीशन दे रहे हो तो वो कहाँ जाएगा? वो एक्सपेंसेस में जाएगा। और आपके पास पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट का अगर आप पेमेंट का, जैसे कि मान लो आपका अपना ज़मीन नहीं है, आप रेंट पर लेकर बिजनेस कर रहे हो, तो रेंट का जो पेमेंट है उसका खर्चा कौन देगा? बिजनेस का एक्सपेंसेस, बिजनेस खर्चा देगा। एक्सपेंसेस के बाद आगे आता है इनकम। इनकम को अच्छे से समझते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखो, इनकम बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखो, द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, इन अदर वर्ड द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। यानी कि सिंपल सा समझ लो, द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, जैसे कि एक साल जो कि जनरली लिया जाता है, एक साल के अंदर आपका जितना भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है, प्रॉफिट आपने कमाया है, उसे क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे। सिंपल सा बात है। इसे बहुत अच्छे तरीके से हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है कि गुड्स कॉस्ट, एक गुड्स है, उसका कीमत, कॉस्ट, उसका एक्चुअल कीमत 50,000 है। 50,000 में आपने क्या किया? जो प्रोड्यूसर है फैक्ट्री से उसे उठा लिया। आपने 50,000 में, एक मान लीजिए टेलीविज़न है, टीवी है, टीवी मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आपने 50,000 में 50,000 के कॉस्ट में उसे खरीदा और आपने बेचा है 75,000 में, उसे बेच दिया, मार्केट में बेच दिया 75,000 में। तो यहाँ पर 50,000 क्या होगा? बिजनेस का खर्च होगा। आप 50,000 लगा रहे हो अपने पूंजी में से, तो वो क्या होगा? एक्सपेंसेज होगा, आपका खर्च होगा, बिजनेस का एक्सपेंसेज होगा। और जो 75,000 क्या होगा? वो आपका रेवेन्यू होगा। याद करना हमेशा, जो 75,000 जो आप कमाए हो वो आपका क्या कहलाएगा? बिजनेस का रेवेन्यू कहलाएगा। और देखो यहाँ पर क्या है? एंड द मेन प्रॉफिट 25,000 इज़ इनकम। ये 75,000 क्या है? आपका रेवेन्यू होगा। 75,000 इतना में आपने बेचा है उस कंप्यूटर को, तो ये आपका रेवेन्यू कहलाएगा। और जो आपका प्रॉफिट निकल रहा है, अगर आपने 50 में खरीदा, 75 में बेचा, इसके बीच में अगर इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आपको 25,000 का मुनाफा हुआ। ये क्या होगा? इनकम कहलाएगा। रेवेन्यू और इनकम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रेवेन्यू होता है टोटल को कहा जाता है, टोटल जितना आपने कस्टमर से लिया है, और जो प्रॉफिट आपने कस्टमर से अर्न किया है उसे क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर आप खर्च में से रेवेन्यू को माइनस कर देते हो तो आपका क्या निकलेगा? इनकम निकलेगा। सिंपल। इसके बाद आपका आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी आप उससे समझ सकते हो खर्च। मनी स्पेंड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विस एज अ एसेट आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी कि आप समझ लो कि एक्सपेंडिचर ऐसा होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। क्यों इन्वेस्ट करते हो? कोई एसेट खरीदने के लिए या कोई गुड्स को खरीदने के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे एक्सपेंडिचर कहेंगे। एक्सपेंडिचर होता है, इसका 3 कैटेगरी होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू, और तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से। यहाँ पर सिंपल सा लिखा गया है, एक्सपेंडिचर विच आर मेड और बाइंग, एक्सपेंडिचर विच आर मेड ऑन बाइंग फिक्स्ड एसेट। अगर आप कोई भी बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो ये हो गया आपका
कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैरी ऑन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सिंपल सा समझ लो कि जितने भी आपके नॉर्मल डेली आपके यूज के सामान हैं, डेली यूज वाले सामान जितने भी हैं वो आपका कहाँ आएगा? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में। उसमें क्या होगा? जैसे कि एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ गुड्स, आप गुड्स खरीदते हो तो वो क्या है? गुड्स, बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हो तो वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ वेजेस, आप वेजेस अपने कर्मचारी को आप लोग सैलरी देते हो, वेजेस देते हो, ये क्या है? ये क्या है? आपका खर्च है। कैसा खर्च है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपका जहाँ पे मान लीजिए किराए पे आपका बिजनेस है तो आप रेंट पे करोगे तो रेंट कहाँ से दोगे? और मतलब रेंट दोगे तो रेंट आपका किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। सिंपल सा है। उसके बाद आपका आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर whose यूजफुलनेस एक्सटेंड ओवर अ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या आता है कि मान लीजिए आपने पैसा खर्च किया, लेकिन ऐसा जगह पे पैसा खर्च किया जिसके जो कि आपको लार्ज, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने पैसा खर्च किया, तो पैसा यहाँ पर खर्च किया ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 1 साल का होता है, जनरली 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो 1 साल से ज़्यादा चलने वाला, जैसे कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया एडवर्टाइजमेंट में, आपने एडवर्टाइजमेंट में अपना पैसा खर्च किया, तो वो आप चाहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा तक चले। 1 साल से ज़्यादा तक अगर वो चलता है तो वो किस में आ जाएगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट आता है अपना यहाँ पर रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू रेफर टू द अर्निंग ऑफ बिजनेस। अगर जितने भी मुनाफा होता है बिजनेस में, हम लोग ने अभी डिस्कस किया, जितने भी मुनाफा होता है बिजनेस में, सिंपल सा देखो यहाँ पर क्या है। मैंने एग्जांपल दिया था, जो 50,000 में हम लोग ने कंप्यूटर खरीदा था, 75,000 जो जिसमें हम लोग ने टोटल सेल किया था, तो 75,000 यहाँ पर क्या होगा? बिजनेस का रेवेन्यू होगा। यहीं से समझ लो, रेवेन्यू रेफर टू द अर्निंग ऑफ बिजनेस। ये है अर्निंग होता है बिजनेस का। रेवेन्यू इंक्रीज कैपिटल, जो कि पूंजी को बढ़ाता है। रेवेन्यू क्या करता है? पूंजी को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए सेल्स प्रोसेस ऑफ गुड्स, यानी कि अगर आपका यानी कि आप जितना गुड्स को सेल करते हो उसमें आपको रेवेन्यू जितना मिलता है वो क्या है? प्रॉफिट हो गया। अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप कोई चीज़ बेचते हो या फिर कुछ करते हो जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। फिर कमीशन पे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो बिजनेस के लिए। आगे आ गया डेबिटर, आ गया क्रेडिटर, आ गया। दोनों बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आगे चलकर अकाउंटिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। देखो यहाँ पर, अ डेबिटर इज़ अ पर्सन हु ओन मनी और डेबिट टू द बिजनेस। और क्रेडिटर क्या होता है? अ क्रेडिटर इज़ अ पर्सन हु ओन द बिजनेस ओन्स मनी। सिंपल सा है कि डेबिटर का मतलब हुआ कि जिसको पैसा चाहिए होता है, और क्रेडिटर का मतलब हुआ कि जो पैसा देता है। जैसे कि मान लो कि बिजनेस के पास पैसा है, उसका अपना मनी है, बिजनेस के पास अपना मनी है, तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। वो चाहे तो किसी दूसरे बिजनेस को पैसा दे सकता है या किसी इंडिविजुअल को पैसा दे सकता है। वैसे ही डेबिटर क्या हुआ? डेबिटर इज़ अ पर्सन हु ओन्स मनी और डेबिट टू द बिजनेस, यानी कि डेबिटर ये हो गया देने वाला और ये हो गया लेने वाला। डेबिटर पैसा लेता है, या ऐसा पर्सन है जो कि पैसा लेता है बिजनेस से या कहीं और से पैसा लेता है, और क्रेडिटर क्या है? पैसा देता है। सिंपल सा है। आगे हमारा आ गया यहाँ पर गुड्स मतलब चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़, जितना भी चीज़ है बिजनेस के पास जो कि बेचने लायक है, जिसे हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। गुड्स मतलब कि आप सिंपल सा समझ लो कि चीज़ें, बिजनेस में जो भी चीज़ है, जो भी बेचने वाला चीज़ है या जो भी अलग चीज़ है, बिजनेस का जितना भी सामान है उसे गुड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो कि कार है, कार परचेज बाई अ कार डीलर से अगर हम कार खरीदते हैं, मान लो नॉर्मल हम एक इंडिविजुअल है, कार डीलर से अगर हम कार खरीदते हैं तो कार क्या होगा? कार एक गुड्स है, कोई एक चीज़ है। टैबलेट हो गया, टैबलेट अगर मेरे पास है तो टैबलेट क्या है? वो भी एक गुड्स में है। चेयर आ गया, जिसमें पे मैं बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो वो चेयर क्या है? वो चेयर भी एक गुड्स हो गया। आपके पास ये बुक है, तो बुक क्या है? बुक एक गुड्स है। आर द गुड्स फॉर द फार्म एंड फर्नीचर जितना भी होता है वो क्या है? जितना भी फर्नीचर होता है, बैठने का सामान हो गया, सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, जितना भी चीज़ है एक बिज़नेस का, वो क्या हो गया? वो गुड्स हो गया। सिंपल सा है। उसके बाद कॉस्ट हो गया, कॉस्ट मतलब, उसके बाद आपका आ गया कॉस्ट मतलब लागत। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड और एट्रीब्यूटेड टू द स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। एक बिज़नेस के लिए कॉस्ट का सिंपल सा मतलब यही होता है कि मान लीजिए मैंने प्रोड्यूसर से, जो कि प्रोड्यूस करता है, मैं एक होलसेलर बिजनेसमैन हूँ, मैंने प्रोड्यूसर से कुछ खरीदा,
लेकिन मैंने एक प्रोड्यूसर से कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर का जो एक्चुअल लागत होगा कंप्यूटर का, वो कहलाएगा उसका कॉस्ट। और जिस पे मान लीजिए वो प्रोड्यूसर है, वो 20% टैक्स लगाकर 20% वो बढ़ा कर दे रहा है कि 20% ज़्यादा मुनाफा कमा कर दे रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो कंप्यूटर का एक्चुअल कॉस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कॉस्ट कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल है। स्टॉक है, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हम समझते हैं, स्टॉक का मतलब होता है भंडार। स्टॉक का सिंपल सा अर्थ होता है हिंदी में भंडार। स्टॉक को अच्छा से समझने के लिए हमको यहाँ देखना पड़ेगा। देखो, स्टॉक मतलब होता है भंडार। द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड और अदर आइटम लाइंग इन द बिजनेस। बिजनेस में आपका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद जितना भी आपका भंडार, जितना भी आपका गुड्स बचा रहता है आपके बिजनेस में, वो सब क्या कहलाएगा, वो सब स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक कब ख़त्म होने के बाद? देखो यहाँ पहला होता है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक का जब शुरुआत, जब आप अकाउंटिंग बनाते हो तो अकाउंटिंग का जब शुरुआत करते हो तो वो हो गया ओपनिंग स्टॉक, उसे कहते हैं। द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड इन अ बिजनेस एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर्स। यानी कि जितने भी गुड्स हैं जिसको आप बिज़नेस के शुरुआत में आप ख़रीद कर लेकर आए हो, और बिज़नेस के शुरुआत में ख़रीद कर लेके आए हो, और वो अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में आपको आपके पास आता है, उससे लेकर क्लोजिंग स्टॉक तक जितना भी आपका गुड्स बचता है, उसके बाद वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। सिंपल सा ये बात है, स्टॉक वो कहलाएगा। मान लीजिए अकाउंटिंग पीरियड है, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है, 1 ईयर का होता है। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, यहाँ से आपका अकाउंटिंग शुरू होता है। और 1 साल के सबसे लास्ट में 31 दिसंबर को, मान लेते हैं सर 31 दिसंबर को, यहाँ पर आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। आपने स्टॉक इस दिन खरीदा और आपने बेचा, आपका इस दिन तक आते आते जितना भी स्टॉक वो ख़त्म हो गया आपका गुड्स, तो चलेगा। लेकिन अगर आपका गुड्स बच गया, आपके इधर बच गया, जितना भी गुड्स है वो आपका बच गया, क्लोजिंग स्टॉक के ख़त्म होने के बाद आपका जितना भी स्टॉक है, वो जितना भी गुड्स है वो बच गया, उसे क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। सिंपल सा है। यहीं पर ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब द वैल्यू ऑफ गुड्स इन अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड यहाँ से यहाँ तक 1 साल का हमने बताया, तो उसके ख़त्म होने के बाद जितना भी गुड्स बचेगा उसे क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। और उससे ही क्लोजिंग स्टॉक को क्या कहा जाता है, सिंपल भाषा में स्टॉक कहा जाता है। देखो, नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक के बाद परचेज। गुड्स परचेज बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड अ परचेज। यानी कि परचेज मतलब खरीदी। अगर आप कोई सामान बिजनेस में, मान लीजिए आप किराना का दुकान है आपका, तो आप अपना जितना भी किराना का दुकान में सामान खरीदते हो बिजनेस के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, खरीदी कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। वेयर द गुड्स परचेज बी विदाउट द पेमेंट। देखो, अगर आप गुड्स तो खरीद लिए, सामान तो खरीद लिए किराना का, लेकिन आप उसका पेमेंट नहीं किए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परचेज तो है लेकिन वो क्रेडिट परचेज है, यानी कि उधारी का परचेज है। क्रेडिट मतलब उधार होता है, क्रेडिट में आप परचेज करके, खरीदी करके आए हो। एक होता है परचेज में, एक आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है ये देख लो। परचेज रिटर्न से आपको सिंपल से समझ में आता होगा। परचेज गुड परचेज फ्रॉम अ सप्लायर बट रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू द सम डिफेक्ट और फॉल्ट। मान लीजिए आपका जैसे कि मान लीजिए आपका किराना का दुकान है, आपने गुड्स को खरीदा, पैसे देकर खरीदा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि आपको कोई ख़राब सामान आ गया, तो आप उसको रिटर्न कर दोगे। जो आप रिटर्न करोगे उसी को कहते हैं परचेज रिटर्न। और अगर आप क्यों रिटर्न करोगे, जैसे कि मान लो आपका कोई डिफेक्ट सामान आ गया, ख़राब सामान आ गया, या कोई फॉल्ट आ गया, कुछ गलत आ गया, या फिर नॉट एग्जैक्ट व्हाट आर द ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑर्डर कुछ किया था, आ गया कुछ और, इसीलिए आपने वापस कर दिया, तो वापस करते हैं तो परचेज तो किया। खरीद करने के बाद अगर उसे हम रिटर्न कर देते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है, जो आप बेचता है, उसे क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न कहेंगे, सिंपल। उसके बाद आपका आता है आगे आता है आपका सेल यानी कि बिक्री, सिंपल। गुड्स और सर्विस सोल्ड बाय अ कंसर्न अ कॉल सेल। यानी कि मान लीजिए किराना का दुकान का एग्जांपल से समझते हैं। किराना का दुकान में मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट का बिक्री हुआ और वो क्या हुआ, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। अगर वो कैश में बिक्री होता है, डायरेक्ट कैश में होता है, तो क्या कहेंगे, कैश सेल कहेंगे, नॉर्मली उसे सेल कहेंगे। और अगर मान लीजिए इफ़ पेमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, उसे क्या कहेंगे, क्रेडिट सेल कहेंगे। अगर मान लीजिए आपका टाइम पे पेमेंट रिसीव नहीं होता है, अगर वो बिक्री तो हुआ लेकिन जो कस्टमर है वो उधारी पर सामान ले गया है, तो उसे क्या कहेंगे, क्रेडिट सेल कहेंगे, यानी कि उधार पर सामान ले जाना, उधारी बिक्री। उसके बाद आता है सेल में एक होता है सेल रिटर्न। वहीं जैसे हम लोग ने पढ़ा था, वो क्या नाम है, देखिए
जैसे हम लोग ने पढ़ा था ये परचेज रिटर्न में, परचेज किया हुआ सामान उसको रिटर्न कर दिया जाता है, वैसे ही सेल्स रिटर्न। अगर बिक्री किया हुआ, बिक्री हो गया, लेकिन अगर कस्टमर आपका रिटर्न कर दे सामान, बिक्री हो गया, कैश में हो गया बिक्री, लेकिन आपका प्रोडक्ट में कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया या कुछ साइज़ का कमी हो गया या कोई रॉन्ग क्वालिटी आ गया, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी या क्वालिटी में कोई डिफरेंस आ गया, ख़राब सामान आ गया, तो क्या होगा, जो आपका कस्टमर है वो आपका रिटर्न कर देगा प्रोडक्ट। वो क्या कहेगा, वो क्या कहलाएगा आपका सेल रिटर्न। सेल हो गया, अगर मान लीजिए सेल हो गया तो कस्टमर ले गया, लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आया किसी कारण से, वो रिटर्न कर दिया आपका सामान, तो सेल रिटर्न। सिंपल। एक होता है प्रॉफिट, लॉस और गेन। ये तीनों हम लोग समझते हैं बहुत ईजिली। प्रॉफिट मतलब सिंपल सा समझ लो कि जितना आपको मुनाफा हुआ है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो 50,000 का आपने कंप्यूटर खरीदा था और 75,000 में आपने बेचा था मार्केट में, कस्टमर को 75,000 में बेच दिया, तो वो आपका जो 50 में से 75 घटाएंगे तो आपका 25,000 का क्या हुआ, मुनाफा हुआ, उसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। लॉस यानी लॉस इज़ द डेफिनेट ऑफ मनी, मनी वर्थ गिव अप टू द। देखो सिंपल सा बात है, अगर आपको मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट वहीं कंप्यूटर खरीदते हो, लेकिन कुछ कारण से, कुछ डिमांड के कारण से आपका वो कंप्यूटर का बिक्री नहीं होता है, इसीलिए आपको उसे आपको निकालने के लिए, अपने स्टॉक से निकालने के लिए कम दाम में बेचना पड़ता है। देख लो, इतना सब समझने से लॉस का सिंपल सा मतलब समझ लो कि अगर आपका घाटा होता है किसी कारण से, अगर आप मैंने बताया कि अगर किसी कारण से उस कंप्यूटर का दाम 50,000 से आपको कम में बेचना पड़ता है, 48,000 में बेचना पड़ता है, तो वो आपके लिए क्या होगा, 2,000 का नुकसान होगा। या फिर मान लो आप 50,000 में कंप्यूटर लाते हो, लेकिन आपसे ज़्यादा रेट में कोई खरीदता नहीं है, तो उसे आपको क्या होगा, 50,000 में बेचना पड़ेगा, तो ये भी एक नुकसान है। क्यों है, क्योंकि मान लीजिए आप प्रोड्यूसर से, जो कंप्यूटर के फैक्ट्री से आप कंप्यूटर को ला रहे हो, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, वो सब जोड़ने के बाद आपका तब उसके बावजूद भी आप 50,000 में ही आप उसे बेच दोगे, तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। जी बिल्कुल, आपका लॉस होगा। नेक्स्ट आपका आता है गेन। गेन क्या होता है, देखो गेन का एग्जांपल से सिंपली समझो। द कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, इट्स सोल्ड फॉर 1,25,000, हेयर 25,000 इज़ अ गेन और इनकम। सिंपल सा समझो, अगर मशीन आपने खरीदा, आपका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसके लिए आपने मशीन खरीदा, 1 लाख का मशीन खरीदा, और उसको मशीन को आपको बेचना पड़ रहा है 1,25,000 में, आपने प्रॉफिट करके आपने बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ, यहाँ पर 25,000 का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख में खरीदा, 1,25,000 में बेच दिया, तो 25,000 का यहाँ मुनाफा हुआ ना, तो उसे ही मुनाफा को हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे या इनकम कहेंगे, दोनों बात बराबर है। नेक्स्ट आपका होता है वाउचर। वाउचर मतलब कि जो वो बिल, जैसे कि आप जो खरीदी करने जाते हो, खरीदी करने गए, खरीदी करने के बाद आप पेमेंट कर देते हो, तो वो आपको रिसिप्ट जो देता है, वो जो आप रिसिप्ट आप काउंटर पे लेते हो, रिसिप्ट देता है, उसे क्या कहेंगे, वाउचर कहेंगे। रिटन डॉक्यूमेंट और सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, आपका बिजनेस का जो लेन देन हुआ है, आपका पैसा का जो लेन देन हुआ है, उसको वो दिखाता है कि वो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, छोटा सा स्लिप होता है, उसे वाउचर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट यानी कि सिंपल भाषा में समझो कि छूट। डिस्काउंट का मतलब छूट। इट इज़ द डेडुएशन यानी कि कटौती। अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेचने वक्त आप कोई किसी कस्टमर को प्रोडक्ट में कोई छूट देते हो, कटौती करते हो, थोड़ा सा पैसा का कटौती करते हो, और आप उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हो, बेच देते हो कस्टमर को, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक तरह से छूट कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। देखो यहाँ पर डिस्काउंट अगर आपको कस्टमर को डिस्काउंट देना है तो आप 4 तरीका से उसको डिस्काउंट दे सकते हो। पहला है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट, तीसरा है आपका कमोडिटी डिस्काउंट, और चौथा है आपका स्पेशल डिस्काउंट। चारों को हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स बिलो द लिस्ट प्राइस। इट इज़ द मेंबर ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर द मैन्युफैक्चरर। मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर ने आपको होलसेल प्राइस, होलसेलर को, मैन्युफैक्चर जो करता है उसने कुछ मैन्युफैक्चर किया, फर्नीचर हो गया, सोफ़ा जो मैन्युफैक्चर करता है, आप मैन्युफैक्चर ने क्या खरीदा, होलसेल में सोफ़ा खरीदा, होलसेल रेट में सोफ़ा खरीदा, अपने घर के, अपने बिजनेस के लिए सोफ़ा खरीदा, तो वो क्या हुआ, उसका जो मैन्युफैक्चर होलसेलर को जो डिस्काउंट देगा वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड डिस्काउंट। वो डायरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो ट्रेड डिस्काउंट हमारा हो गया। उसके बाद आता है कैश डिस्काउंट। देखो कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। सिंपल सा है कि आप कोई प्रोडक्ट या कोई सामान आप परचेज़ करने जाते हो, खरीदी करने जाते हो, तो आपको जब उसका बिल मिलता है, उस प्रोडक्ट का, आपको खरीदे करने के बाद जब बिल मिलता है, तो उस बिल में आपका लिखा रहता है कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट है, तो वो कैश डिस्काउंट होगा, डायरेक्ट आपका कैश से डिस्काउंट हो जाएगा। कैश डिस्काउंट यहाँ पर हो गया हमारा। उसके बाद आता है कमोडिटी डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट। देखो कमोडिटी डिस्काउंट यानी कि
इंस्टेड ऑफ अलाउइंग रिडक्शन ऑफ प्राइस सम ऑफ द सेलर और प्रोड्यूसर मे गिव मोर गुड्स देन द क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, कभी कभी आप मॉल में जाते हो तो क्या होता है, कभी कभी लिखा रहता है आपको टी शर्ट पे, बाई एनी 2 टी शर्ट एंड गेट वन फ्री, 2 खरीदो और उस पर 1 फ्री पाओ। ये क्या होगा, ये एक डिस्काउंट है ना, ये एक डिस्काउंट की तरह काम करता है कि 2 आप खरीदोगे तो 1 पाओगे, ये एक डिस्काउंट हो गया। इसे क्या कहते हैं, कमोडिटी डिस्काउंट। नेक्स्ट हमारा आ गया आपका स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट मतलब सम टाइम द सेलर अलाउ स्पेशल रिडक्शन ऑन द प्राइस ऑफ द कस्टमर। क्या होता है कि आपका जो आप एक किराना का दुकान है, आपका जो रेगुलर कस्टमर है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो रेगुलर कस्टमर है उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है दूसरे कस्टमर से। क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपका वो रेगुलर कस्टमर है, या फिर मान लीजिए आपके जान पहचान का कोई है तो उसे आप अपने तरफ से डिस्काउंट दे देते हो। वो किस में आता है, वो स्पेशल डिस्काउंट में आता है। नेक्स्ट हो गया आपका ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन हम समझते हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन को देखो, ये है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब लेना देना, लेन देन। ट्रांजेक्शन का सिंपल सा अर्थ होता है लेन देन, कुछ लो और कुछ दो, सिंपल सा यही अर्थ है। देखो, अ कंप्लीट एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस और अ फाइनेंशियल एसेट ऑन अ रिटर्न ऑफ मनी। देखो, अ कंप्लीट एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन रिटर्न ऑफ मनी। आप अगर कोई चीज़ खरीदते हो, मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उसके बदले में आप क्या करते हो, उसे पैसा देते हो और प्रोडक्ट को लेते हो। कोई कपड़ा खरीदने गए तो आप पैसा दिए, आप उस कपड़े को, क्लॉथ को आप ले आए, तो क्या होगा, आपने क्या किया, सिंपल सा देखो, आपने एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया, एक कुछ दिया, इन रिटर्न ऑफ मनी, मनी देकर आपने कुछ और लिया। ये क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन कहलाएगा। देखो, ट्रांजेक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में देखो, ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज़, अगर 2 पार्टी के बीच में बिजनेस का 2 पार्ट, जैसे सेल्स ऑफ गुड, अगर गुड्स बेचा रहा है तो वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन है। तो ये हो गया एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, यानी बाहरी ट्रांजेक्शन। ये बिज़नेस के अंदर का बात नहीं हो रहा है, ये बिज़नेस के बाहर का बात हो रहा है। अगर कुछ सामान बेचा रहा है बिज़नेस का और उस पर लेन देन हो रहा है, आपने सामान दिया और पैसा लिया, तो क्या हुआ, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स का खरीदी हुआ या परचेज आपने कहीं से किया, तो लेन देन किया ना पैसों का और गुड्स का, वो हो गया। फिर आपका हो गया इंटरनल ट्रांजेक्शन। देखो, ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस विद इन वन बिजनेस एंटिटी। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, एम्प्लॉय रिसिप्ट सैलरी। देखो, ये जो ट्रांजेक्शन है, इंटरनल ट्रांजेक्शन मतलब से समझो, वर्ड से समझो। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मतलब जो बाहर का बात हो रहा है, और जो इंटरनल मतलब लेन देन का तो बात हो रहा है, लेकिन इंटरनल इन द सेंस बिजनेस का अंदर का बात हो रहा है। ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस विद इन अ बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर, एक बड़ा सा बिजनेस है, उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन लेन देन हो रहा है। लेन देन कैसे, एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने कर्मचारी को पैसा दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो वो भी तो लेन देन हुआ ना, सैलरी हुआ, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, आपके बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, उससे सैलरी दे रहे हो। तो ये ट्रांजेक्शन हुआ, और ये कहाँ हुआ, बिजनेस के अंदर हुआ, इंटरनल। अब फिक्स्ड एसेट मतलब कि एक बिजनेस के अंदर जितना भी फिक्स्ड एसेट होता है, जिसको आप बार बार रिप्लेस नहीं करते हो, एक फिक्स्ड जगह पर आप रख देते हो, जैसे मशीनरी हो गया या आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये क्या हुआ, एक फिक्स्ड एसेट क्या है, आपका इंटरनल ट्रांजेक्शन है। देखो, ये तो हो गया कि हम लोग कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। एक बाहर करते हैं और एक अंदर करते हैं। और उसके बाद आपका आ गया लेन देन करने का तरीका। लेन देन जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, ये तो हो गया कहाँ करते हैं, और ये हो गया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है कैसे करते हैं। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, दूसरा हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं। यानी कैश ट्रांजेक्शन से सिंपल सा समझ लो, बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व इमीडिएट पेमेंट। अगर आपके बिजनेस में से किराना दुकान है तो आपका प्रोडक्ट लेता है, उस इंस्टेंट आपको पैसा दे देता है। यानी कि गुड्स परचेज, आपने कहीं से गुड्स खरीदा और तुरंत आपको पैसा दे दिया, तुरंत आपने पैसा दे दिया कैश में, वो हो गया गुड्स सेल। आपका अगर दुकान से गुड्स बेचाता है तो वो क्या हो गया, गुड्स सेल हुआ। आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, मतलब सॉरी, आपने कैश दिया, आपने गुड्स दिया और कैश लिया, पेमेंट ऑफ वेजेस, आपने पेमेंट किया वेजेस का सैलरी एम्प्लॉय को, वो क्या हो गया, कैश में हो गया, आपने तुरंत किया। और एक होता है क्रेडिट, मतलब कि लोन वाला हो गया, समझो कि उधारी पर आप लेन देन कर रहे हो। इन दिस पेमेंट ऑफ मनी पोस्टपोन टू ऑल फ्यूचर डेट्स। एग्जाम्पल से आप इजीली समझ जाओगे। देखो, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, आपने कुछ अपने दुकान के लिए सामान खरीदा, कहाँ से, मैन्युफैक्चर से सामान खरीदा, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया, पैसा बोला कि 1 महीना बाद दूंगा, तो ये क्या होगा, आपने क्रेडिट में आपने लिया, आपने उधार में आपने कुछ खरीदा। या जैसे आपके दुकान से कुछ बेचाता है, कुछ बिकाया, तो आपने सेल किया गुड्स का आप दुकान में बेचा, लेकिन आपने क्रेडिट पर क्या कहते हैं, कस्टमर को क्रेडिट पर सामान दिया। तो सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक आता है।
ट्रांजैक्शन का देखो, ट्रांजैक्शन के बाद आपका आता है दो वर्ड, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। इसको बहुत अच्छे तरह से हम समझते हैं। देखो, ट्रेड रिसीवेबल मीन्स क्या होता है, मीन्स कि देखो, ट्रेड रिसीवेबल मीन्स कि कंपनी को अपने कस्टमर से पैसा मिलने वाला है जो कि गुड्स की सेल करने के बाद उन्हें क्रेडिट पर दिए गए हैं। और क्या होता है, देखो, ट्रेड पेबल का मतलब होता है मीन्स कि कंपनी को अपने सप्लायर को पैसा देना होगा जो कि गुड्स की परचेज करने के बाद उनसे क्रेडिट पर ले गए हैं। देखो, ट्रेड रिसीवेबल का सिंपल सा अर्थ यही है कि मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरर से कुछ खरीदा और पेमेंट नहीं किया, उस समय बोला कि 1 महीना बाद करूँगा। तो ये मैं बिज़नेस के पर्सपेक्टिव ये मैं बिज़नेस के तरीके से बात कर रहा हूँ। वो जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको क्या कहेगा, ट्रेड रिसीवेबल। आपको अगर जब आप जाओगे वो मैन्युफैक्चर को अपना पैसा 1 महीना बाद पैसा देने के लिए, उस पेमेंट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो उसको क्या कहलाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। वो जो पेमेंट है वो कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल, जो कि आपने ट्रेड का रिसीव कर लिया, जो पहले नहीं किया था वो रिसीव हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड पेबल, यानी कि आपके दुकान से मैंने क्या किया कि कुछ सामान परचेज़ किया, कुछ घर का सामान किराना का सामान परचेज़ किया, किराना का दुकान से मैंने कुछ सामान खरीदा। तो इसमें क्या है कि सामान तो मैंने ख़रीद लिया, लेकिन मैंने बोला कि पेमेंट मैं एक महीना बाद करूँगा, और जब मैं पेमेंट करने जाऊँगा तो वो क्या होगा, ट्रेड पेबल। यानी कि सिंपल सा बात है कि जब मैं आपको पैसा दूंगा, जब मैं शॉपकीपर को, जो किराना दुकान का जो ओनर है, उसको जब मैं पैसा दूंगा तो उसके लिए क्या होगा, द ट्रेड पेबल। यानी कि पेबल सिंपल सा वर्ड है। मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उसका पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो यहाँ रिसीव हो गया, और यहाँ पर मैं पेमेंट दे रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ। आपका अपना जो खरीदी किया था 1 महीना पहले वो पे कर रहा हूँ, इसीलिए पेबल आ गया, ट्रेड पेबल। सिंपल सा है। नेक्स्ट आ गया हमारा रिसिप्ट। ट्रेड पेबल के बाद रिसिप्ट मतलब साधारण सा समझ लो रसीद क्या होता है, द अमाउंट रिसीव ऑन रिसिप्ट फ्रॉम द सेलिंग एसेट गुड और सर्विस इज कॉल्ड ए रिसिप्ट। यानी कि एसेट के सेल करने पर, जैसे कि अगर आप द अमाउंट रिसीव, अगर जो आपको पैसा रिसीव होगा, अगर जो आपको पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, सेलिंग एसेट, अगर आपने कुछ गुड्स बेचा होगा या कुछ एसेट आपने बेचा होगा, उस पर जो आपको पैसा मिलेगा या फिर मिलने वाला है उसको क्या कहेंगे, रसीद, रिसिप्ट कहेंगे। वो अगर आपको मिलने वाला है तो आपको पहले से रिसिप्ट दे दिया जाएगा, तो वो रिसिप्ट कहलाएगा। देखो यहाँ पर रिसिप्ट, टाइप ऑफ रिसिप्ट क्या होता है, 2 तरह का रिसिप्ट होता है। रिसिप्ट के अंदर 2 तरह का रिसिप्ट आता है, एक आता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, दोज रिसिप्ट विच आर आइदर क्रिएट लाइबिलिटीज़ और रिड्यूस द एसेट वैल्यू। यानी कि एक ऐसा रिसिप्ट जो आपके पूंजी को, यहाँ पर पूंजी का बात हो रहा है कैपिटल रिसिप्ट में, कोई ऐसा रसीद जो कि आपके लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहा है, आपके बना रहा है लाइबिलिटीज़ को, और आपके एसेट को कम कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लो कि राइजिंग ऑफ लोन, आपने लोन कहीं से लिया और आपका उसको रिसिप्ट मिला, तो वो क्या होगा, कैपिटल के लिए लिया, अपने पूंजी बिजनेस के लिए लिया, तो वो कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में। एक और एग्जांपल है मनी रिसीव्ड और फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अगर आपने कोई बेचा, जैसे आपने अपना ज़मीन बेचा, बिल्डिंग बेचा, मशीनरी बेचा, तो उस पर आपको जो रिसिप्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ये जो बेचने से, ये आप बेच रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, आपका पूंजी घट रहा है, कैपिटल घट रहा है, और क्या हो रहा है, आपका लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है। आपका ये बेच रहे हो तो पूंजी घट रहा है, और यहाँ पर ये रसीद किस में आएगा, रिसिप्ट में, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, द मनी रिसीव बाई अ बिजनेसमैन थ्रू अ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि सिंपल सा समझ लो कि अगर आपको सेल ऑफ गुड्स को बेचने पर जो आपको रिसिप्ट मिलता है वो क्या कहलाएगा, वो रेवेन्यू में आ जाएगा। कमीशन पे हो गया, रेंट पे हो गया, इंटरेस्ट पे आपको जो रिसिप्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स को देखते हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर का एंड करेंगे। यहाँ पर आता है एंटिटी मतलब इकाई। जैसे कि मान लो कि एन एंटिटी इज़ अ पर्सन, कोई एक आदमी भी हो सकता है, कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी, कोई एक पर्सन का ग्रुप भी हो सकता है, या अकेला आदमी हो सकता है, जो कि शेयरिंग अ कॉमन पर्पस, यानी कि कोई एक मकसद के लिए काम करे, उसे क्या कहेंगे, एंटिटी, इकाई। देखो एग्जांपल के लिए, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो क्या कर, मैन्युफैक्चर हो सकता है कि आपका ग्रुप ऑफ पर्सन, जितने भी इसमें मैन्युफैक्चर करने वाले बहुत सारे हों, लेकिन
कोई एक काम कर रहा है ना, जैसे कि कुरकुरे के फैक्ट्री में कुरकुरे बन रहा है, तो जितने भी पर्सन हैं वो कुरकुरे बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एंटिटी कहलाएगा, मैन्युफैक्चर एंटिटी। सोल ट्रेडिंग जो अकेला बिजनेसमैन कर रहा है उसका पर्पस तो एक है, इसीलिए सोल ट्रेडिंग भी एंटिटी में आ जाएगा। यहाँ पर है पार्टनरशिप फार्म। जैसे मान लो दो आदमी है, वो पार्टनरशिप में कोई काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो एक मकसद है ना उस काम करने का। वो कोई भी बिजनेस कर रहा है तो एक साथ कर रहा है और उसका एक मकसद है, इसीलिए एंटिटी, इकाई यहाँ पर है। कुछ बिजनेस का एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि सुपर बाज़ार। सुपर बाज़ार एक एंटिटी है। बिग बाज़ार BSNL कंपनी है, तो BSNL कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पर्सन हैं काम कर रहे हैं, वो एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए वो एंटिटी कहलाएगा BSNL। हो गया रिलायंस इंडस्ट्री, हो गया यहाँ पर टाटा इंडस्ट्री, हो गया टाटा ग्रुप, हो गया ये क्या हो गया, इसमें भी जितने भी आदमी काम कर रहे हैं वो एक एंटिटी, एक मकसद के लिए। टाटा स्टील को बनाना है, टाटा जितने भी होते हैं टाटा के प्रोडक्ट उनको बनाना है, सिंपल है। एंटिटी के बाद आ गया आपका इक्विटी। इक्विटी मतलब हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब देखो, आउटसाइडर इक्विटी, एक बिजनेस के अंदर कितने तरह का इक्विटी होता है। आउटसाइडर हिस्सेदारी, जो कि बिजनेस के बाहर के जो सिर्फ शेयर लगाते हैं, आपने सुना होगा कि कंपनी में शेयर लगाया जाता है, तो शेयर जो भी लगाते हैं वो आउटसाइडर एंटिटी होते हैं। वो हिस्सेदारी तो करते हैं लेकिन आउटसाइडर, बिजनेस में उनका इन्वॉल्वमेंट कम होता है। एक होता है ओनर इक्विटी, एक जो मालिक जो पैसा लगाता है, हिस्सेदारी लगाता है, ओनर इक्विटी। आउटसाइडर इक्विटी इज एग्जैक्टली इक्विटी इज द नॉट बट लाइबिलिटी टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो क्रेडिटर से आपने लोन लिया और अपने बिजनेस में लगा दिया, तो क्रेडिटर क्या होगा, वो भी तो अपना पैसा लगाया है बिजनेस में, लेकिन क्या है वो, लेकिन असल मायने में वो एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि हमें क्रेडिटर को उसका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, ओनर्स इक्विटी मीन्स द ओनर कैपिटल। ओनर का इक्विटी, ओनर का जितना भी हिस्सेदारी है, इसका मतलब समझ लो कि ओनर का संपत्ति, ओनर का कैपिटल, पूंजी, ओनर का पूंजी। नेक्स्ट आता है आपका बैड डेप्ट। बैड डेप्ट आता है। बैड डेप्ट मतलब होता है उधार। और बैड डेप्ट यानी कि अ पर्सन, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से उधार पर कुछ खरीदा, आपने किसी से उधार लिया, आपने किसी से उधार, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने किसी दूसरे को उधार दिया, आपने किसी दूसरे को उधार दिया और भगवान ना करे उसका अगर मृत्यु हो गया, अगर उसका डेथ हो गया, तो आपका उधार कौन चुकाएगा? आपका उधार नहीं चुका पाएगा, आपका पैसा डूब गया, आपका जितना भी पैसा था या गुड्स आपने दिया था उधारी पे, तो वो तो डूब गया, वो तो डूब गया, इसीलिए इसे कहेंगे बैड डेप्ट। एक होता है डाउटफुल डेप्ट। मान लीजिए आपने उधार किसी और को दिया, लेकिन वो एक गुंडा तरह का आदमी है, वो आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा आपका चुकाएगा नहीं चुकाएगा। डेप्ट उस रिकवरी इज डाउटफुल। आप डाउटफुल में हो कि वो मेरा पैसा चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, मे बी रिसिप्ट, आपका रिसीव होगा या नहीं होगा, ये इसको आपको कुछ पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डाउटफुल रिसिप्ट आ गया, डेप्ट आ गया। एक बैड हो गया, एक डाउटफुल डेप्ट आ गया। डेप्ट मतलब होता है उधार, सिंपल सा, इसमें कन्फ्यूज़न मत करना। उसके बाद आपका आता है सोलवेंट। सोलवेंट यानी कि बिजनेसमैन इज सेड टू बी अ सोलवेंट। बिजनेसमैन को ही सोलवेंट कहा जाता है। एबल टू पे हिज लायबिलिटी इज फुल, यानी कि सोलवेंट यानी कि एबल टू पे हिज लायबिलिटीज इन फुल, यानी कि अगर बिजनेसमैन अपना लायबिलिटी फुल करके एबल पे करने का जो सक्षम हो जाता है, अगर मान लीजिए आपने किसी से उधारी लिया है और उस उधारी को पे करने के लिए अगर आप सक्षम हो जाते हो, अगर उसे पे भी कर देते हो, उसे क्या कहेंगे? सोल्वेंट कहेंगे। अब बिजनेसमैन इज अ सेड टू बी अ सोलवेंट। सोलवेंट कब कहा जाएगा? जब वो पे करने के लिए, आपने उधारी लिया और आप पे करने के लिए सक्षम हो जाओगे कि हाँ मैं अपना उधारी अब चुका सकता हूँ, तो आप सोलवेंट कहलाओगे। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंट। एन अकाउंट इज़ अ लेजर। अकाउंट इज़ अ लेजर रिकवरी इन अ समराइज फॉर्म। सिंपल भाषा में समझो कि ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टिकुलर पर्सन थिंग प्रॉपर्टी। जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस में लेन देन जितना भी होता है, चाहे वो पर्सन को लेकर हो, थिंग को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, वो क्या कहलाएगा? आपका अकाउंट बनेगा। जब आप आगे अकाउंट का काम करोगे तब आपको अकाउंट का जो सिंबल होता है, सिंबल आपको ऐसे यूज करना है, जैसे कि अकाउंट A/C या फिर स्मॉल A/C ऐसे लिखना है, अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। और आप बनाओगे कैसे? अकाउंट ऑफ आकाश, अकाउंट ऑफ आकांक्षा, अकाउंट ऑफ कैश, कैश का अलग अकाउंट बनता है, अकाउंट ऑफ सैलरी ऐसा बनाओगे, अकाउंट ऑफ एनी पर्सन, अकाउंट ऑफ थिंग, कोई भी चीज़ होगा तो उसका ऐसे, समझे? नेक्स्ट आता है अपना डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, ये बहुत ईजी है, समझ लो। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में, इन बिजनेस से डेबिट मतलब कि डेबिट रिकॉर्ड इनकमिंग मनी, यानी और क्रेडिट रिकवर आउट गोइंग मनी, यानी कि कोई भी पैसा अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका डेबिट कहलाएगा। कोई भी पैसा आपका जो मनी है वो बिजनेस के, देखो इनकमिंग मनी जो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है तो वो डेबिट कहलाएगा। और क्रेडिट क्या कहलाएगा? क्रेडिट मतलब कि क्रेडिट रिकॉर्ड आउटगोइंग मनी। जो बिजनेस का पैसा है
अगर वो बाहर जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है तो वो कहलाएगा क्रेडिट। अगर आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। इसका आगे बहुत इस्तेमाल होने वाला है बिजनेस में, ये याद रखना। तो इतना ही था इस चैप्टर में। कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कभी और। बाय बाय बाय।